अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, हम गवर्नमेंट की बहुत सी चीज़ों पे हम क्रिटिसाइज़ करते हैं प्रोग्राम में। डेफिनेटली जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं और जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसको भी हाईलाइट करते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है, बहुत सी चीज़ें इस तरह की होती हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोगों तक पता नहीं होता, लोगों को उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। हमारे प्रोग्राम का तनाजुर ये होता है कि हम ऐसी चीज़ों को भी हाईलाइट करते हैं जिन पे बहुत कम लोगों की नज़र होती है। आज हमारे मेहमान जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और यकीनन मैं ये कहूँगा इफ़ समबडी आस्क मी कि पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान के लोग किस तरह के हैं, द ग्रेस ऑफ पाकिस्तान क्या है, तो एक नाम जो मेरे जहन में आता है और यकीनन हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान को अगर ऐसे लोग मिल जाएँ तो यकीनन पाकिस्तान ऐसे ही तरक्की करेगा जैसे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर उमर सैफ से है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर आप? वेरी ग्लोइंग इंट्रोडक्शन सर प्लेयर और यकीनन मैं सर मैंने जैसे आगाज़ में ये बात की है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को कम हाईलाइट करते हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही होती हैं। एवरीबॉडी नो आपके बारे में कि सिंस आप जब से आपने ज्वाइन किया पंजाब गवर्नमेंट को और बहुत ज़बरदस्त चेंज आपने महसूस भी की, देखी भी। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह है कि चीज़ें बहुत हाईलाइट नहीं भी होती। मेरा इब्तदाई सवाल ये होगा कि एक इतनी यंग एज में सितारा इम्तियाज़ मिल जाना, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर, डिफरेंट अवार्ड्स, MIT, लम्स, उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन कर लेना वाज़न्ट टफ फॉर यू? बहुत मुश्किल था जी, इस तरह से कि मैं लम्स में पढ़ा रहा था। मैं लम्स में ही अंडरग्रेड मैंने किया। आई वाज एक्चुअली लम्स का मैं पहला बच्चा था जिसने PhD की। जी हाँ। फिर आई वाज ए फर्स्ट स्टूडेंट टू कम बैक एंड बिकम अ फैकल्टी मेंबर आल्सो। तो आई वाज वर्किंग देयर एंड आई वाज टेन्योर्ड। सो लम्स में चंद लोग थे जिनको कहा जा सकता है पक्की नौकरी थी। सो दे एक्चुअली हैड अ टेन्योर। सो आई वाज एक्चुअली टेन्योर्ड एट लम्स। तो लम्स में जब सबैटिकल ईयर मेरा है तो उससे पहले मुझे चंद अवार्ड मिले, तो एक अवार्ड का जिक्र टीवी पे आ गया। आमतौर पे इस तरह के अवार्ड का पाकिस्तान में कम जिक्र किया जाता है, लेकिन ये किसी टीवी ने खबर चला दी। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने इस खबर को सुना और उनकी मुझे कॉल आई। मैं लम्स ड्राइव करके जा रहा था, तो उनकी मुझे कॉल आई कि मैं आपके साथ नाश्ता करना चाहता हूँ। मेरा पहले ख्याल था कोई प्रैंक कॉल आई, बिकॉज वाई वुड अ चीफ मिनिस्टर कॉल समवन रैंडमली। लेकिन मुझे कॉल की, फिर उनके स्टाफ ने फॉलोअप किया, तो अगले 2-4 दिन बाद में उनसे नाश्ता करने उधर पहुँच गया। तो ये पंजाब IT बोर्ड है, इसके उस वक्त के चेयरमैन डॉक्टर जावेद गनी भी लम्स के प्रोफेसर थे, छुट्टी पे ये कह रहे थे। तो उन्होंने कहा मैंने 1 साल की छुट्टी पे जाना है, तो इसको 1 साल के लिए प्लीज़ ले आइए। तो उनका ये एजेंडा था ब्रेकफास्ट का। तो वेल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई वेंट बैक एंड फोर्थ। आई वाज़न्ट कीन टू डू इट। मैं कोई आई एम नॉट कट आउट टू बी अ गवर्नमेंट सर्वेंट, आई एम नॉट दैट वे। बट आई फाइनली एग्री टू डू दिस बिकॉज आई थॉट कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम when I was living abroad or I was working at LUMS or studying at LUMS or studying at EGSN, तो हर वक्त हम गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जब बाहर लोग रहते हैं तो कई घंटे, मुझे याद है शायद बाज़ पूरी रात वहाँ पे हम जब इकट्ठे होते थे खाने पे, तो पूरी रात सिर्फ पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते रहते थे कि ये करप्ट है, ये ख़राब है, ये देखो इधर ठीक है, तो एयरपोर्ट पे जाओ तो बारी नहीं आती, ये नहीं वो नहीं, हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते। जब मैं लम्स में था उधर भी, मैं भी कल एक लम्स के बच्चा मुझसे मिलने आया था, मेरा इंटरव्यू किसी चीज़ के लिए करने आया। तो मैंने कहा यार देखो लम्स में जब हम कैफेटेरिया में बैठते हैं तो बैठ के हर वक्त गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, ये भी ठीक नहीं कर रहा, वो भी ठीक नहीं कर रहा। तो अब फिर व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी थ्रू द चीफ मिनिस्टर के इसको देखें, इसको ठीक किया जाए, तो मुझे लगा कि मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, अपने साथ झूठ बोल रहा हूँ। अगर इतने साल आप पाकिस्तान को, और कितने पढ़े लिखे लोग हैं इस मुल्क के, ये बाहर रहते हैं, सब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो जब मौका मिला और मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया और उन्हीं चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं की जिसको मैं सारा वक्त क्रिटिसाइज़ करता रहता था, तो ये तो फिर अपने साथ बेईमानी। बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स व्हाट एनकरेज मी टू फाइनली वर्क। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो एक सोच होती है, आपको एक रेवोल्यूशन आपकी लाइफ में लेके आती है,
जो आपका पोर्टफोलियो है, लेकिन आप यूएसए में होते तो बड़ी हाई प्रोफाइल की जॉब कर रहे होते, बट आपके अंदर एक पाकिस्तान था, पाकिस्तान की मोहब्बत थी, सिस्टम था। अच्छा, ये सारी जो हम इस आप पे देखते हैं, जो चेंज देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो सिस्टम जो आप लेके आए हैं, ये इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। ये आपके जहन में था ये सब चीज़ें, या आप जब यहाँ पे आप जब आपने ज्वाइनिंग दी उस वक्त सारी ये प्लानिंग आपकी टीम ने, सब लोगों ने मिलके की? नहीं, एक्चुअली आई वाज अ लिटिल सरप्राइज व्हेन आई वाज ऑफर्ड टू कम एंड वर्क फॉर द गवर्नमेंट। और जब मैं आया तो मेरा ये ख्याल था कि मैं 1 साल के लिए काम करूँगा और फिर मैं वापस लम्स चला जाऊँगा। तो उस वक्त मैं बिल्कुल इसी इरादे से आया था। लेकिन सो आई डिडंट नो कि गवर्नमेंट किस तरह काम करती है, ये इसके क्या सिस्टम्स हैं, इसके क्या प्रोसेसेस हैं, किस तरह महकमे काम करते हैं, फंडिंग किधर से आती है। ये क्योंकि गवर्नमेंट एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी है और उसके अपने एक असूल और एक ज़वाबित हैं। तो उसके अंदर आई डिडंट नो एनी ऑफ दिस। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे लगा इस वक्त कोई 70-72 लोग यहाँ पे काम करते थे। अब माशाल्लाह इस इदारे में तकरीबन 1500 लोग काम करते हैं। ज़बरदस्त। सो बट व्हेन आई केम इन, आई डिडंट नो हाउ दिस वर्क्स। आई आल्सो डिडंट नो हाउ टू फिक्स थिंग्स। मुझे ये याद है कि पहले मुझसे 3 दिन हुए थे मुझे ये नौकरी शुरू किए हुए, तो मुझे कॉल आई चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से रात के 12:30 बजे कि सुबह 6 बजे चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग है, और रात के लिटरली 12:30 बजे 6 बजे उनकी मीटिंग है डेंगी पर। और ये 2011 का वाक़या था, अभी डेंगी चल रहा था। तो उनकी मीटिंग है तो आप भी आइए। आई वॉज लिटिल सरप्राइज्ड। एक तो आई नेवर बीन ट्रीटेड दैट वे, मतलब इन द सेंस दैट जब कोई मीटिंग स्केड्यूल होती है टिपिकली डेज़ इन एडवांस, मतलब मेरा स्केड्यूल बनता है तो कई दिन इन एडवांस बनता है लोगों से मिलने के लिए। तो इस तरह के रात के 12:30 बजे सुबह 6 बजे आ जाए और आपकी प्रेजेंटेशन होगी ऑन डेंगी प्रिवेंशन वर्क। फिर मैंने हेजिडेंटली अपने एक आदमी को इधर कॉल की, कहा कि सुबह 6 बजे। उनका जी तो रूटीन, दिस इज हाउ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वर्क्स, वी वर्क 24 आवर्स अ डे, सीएम इज अप, नाउ ही इज ऑलवेज अप एंड रनिंग। तो 12:30 भी नहीं, वो तो 2-2:30 सोते हैं, 6 बजे दोबारा इस काम पे लग पड़ते हैं। तो ये नथिंग न्यू है। तो हम आपको प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, हम आपको भी भेज रहे हैं। शॉर्टली इनफ दे सेंट मी एन ईमेल। तो जब तक ईमेल आई मैं उसको प्रेजेंटेशन को कोई सीधा किया, उसमें कोई डेटा वेटा देखा, कोई किया कराया। तो सुबह मतलब 4 बज गए थे, कोई घंटा डेढ़ में सोया और 6 बजे मैं मीटिंग पे था। ग्रेट। अच्छा, उस मीटिंग में जब प्रेजेंटेशन शुरू हुई तो चीफ मिनिस्टर साहब ने एक तस्वीर देखी, वैसे कमिश्नर लाहौर थे उस वक्त, तो वो तस्वीरें दिखा रहे थे पिक्टोरियल एविडेंस कि हमने यहाँ पे पानी खड़ा था ख़त्म किया, यहाँ पे सफाई की, यहाँ पे ये किया, यहाँ पे वो किया, एज एविडेंस के हम लाहौर को साफ़ रखें ताकि कहीं भी आउटब्रेक ना हो मस्कीटोज़ की, ये डेंगी की वजह से। तो उसमें एक तस्वीर पे, तो मैं 30 तस्वीरें उसने दिखाई होंगी, एक तस्वीर के ऊपर टाइम स्टैंप नहीं थी। अच्छा। तो चीफ मिनिस्टर साहब बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा मैंने आपको कहा हमेशा टाइम स्टैंप कैमरे की पिक्चर पे होनी ज़रूरी है, सो दैट यू कांट लाई टू मी, मे बी यू आर जस्ट रिसाइकलिंग दिस पिक्चर फ्रॉम एन अर्लियर मीटिंग। तो फिर उन्होंने, मैं पीछे करके बैठा हुआ था, तो फिर उन्होंने मुझे देख के ऐसे पॉइंट करके कहा कि मेक अ सिस्टम जो कि मुझे वेरीफाइबली ये बताए कि ये काम वाकई उसी वक्त हुआ है जब ये कह रहे हुआ है, उसी जगह पे हुआ है जहाँ ये कह रहे हुआ है, और उसी ने किया है जिसको ये कह रहे हैं किया। So go back and please make a system and show me the system tomorrow. I was like, tomorrow? But that's just the way, that's just the pace on which this chief minister and this province works. लेकिन अब आप हैबिचुअल हो गए होंगे, अब आपको पता है किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ऑर्डर आ सकता है। So I came back and told my team I hadn't had a lot of sleep. I only slept for an hour and a half. तो मैं इधर आया, तो I started setting up, a team of programmers and developers here. तो मैंने उसको कॉल किया अपने डेवलपर को, मैंने कहा यार ये मेरा ही ख्याल है कि रादर देन यूजिंग द कैमरा हम फ़ोन पे एप्लीकेशन बनाते हैं और उसके GPS कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे, फ़ोन से ही वो टाइम स्टैम्प हो जाएगी, हमारे सर्वर्स उसको टाइम स्टैम्प कर देंगे, और उसको लॉगिन करना पड़ेगा तो वील लो कि किसने काम किया। तो उनको कुछ फ़ोन दे देते हैं, उनको कहते हैं इसी से आज के बाद अपनी प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ को जियो टैग करें। तो सीम लाइक अ गुड प्लान, बट गिवन दैट वी हैड टू गो एंड डू इट नेक्स्ट मॉर्निंग, तो हमने फिर वो सारा दिन और अगली रात भी वो एप्लीकेशन बनाते थे। That's great. अगले दिन सुबह मीटिंग में गए, हमने जाके बताया लिटरली फॉर 24 आवर्स एट स्लेप्ट फॉर एन आवर एंड हाफ, बट प्रेजेंटेड दिस प्लेटफॉर्म टू हिम। और उसके बाद अभी करते करते आज की तारीख तक 2,30,00,000 23 मिलियन जियो टैग great figures. It's a great figures. अच्छा डॉक्टर साहब, हम चूँकि प्रोजेक्ट्स की जब बात कर रहे हैं, आपने सिंस यू जॉइंड आपने बहुत से प्रोजेक्ट किए। ई खिदमत आपका बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है। आई वुड लाइक कि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि अंडर द वन रूफ जो आप लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ आवाम के लिए, सहूलियात के लिए दी हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। आई रिमेंबर सिटिंग थ्रू अ प्रेजेंटेशन, ये वर्ल्ड बैंक ने दी थी एक दफ़ा, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी वीडियो दिखाई। इट वाज शोन बाय समवन जो कि स्पेन में सिविल सर्विस में काम करते थे,
और वो प्रेजेंटेशन ये थी, उनकी वीडियो ये थी कि एक खातून अपना कोई उधर डोमिसाइल या कोई चीज़ बनवाने स्पेनिश गवर्नमेंट के ऑफिस में जाती है। उन्होंने दिखाया कि वो ऑफिस के लोग किस तरह उसको काम डिले करने की कोशिश करते हैं, हर तरह का हरबा इस्तेमाल करके कि वो रिश्वत दे और जल्दी काम करा ले या काम ख़त्म हो जाए या काम ना हो सके, उनको किसी और दिन आना पड़े। तो बड़ी एंटरटेनिंग इंटरेस्टिंग वीडियो थी, शायद भी कहीं यूट्यूब वगैरह पढ़ी हो। तो उन्होंने कहा कि इसका तदारुज ये है कि इन सारी सर्विसेज को ऑटोमेट किया जाए, इनको एक छत के नीचे लगाया जाए, ताकि ये ना हो कि आप उनको कहें कि इस फलां कॉपी की फ़ोटो कॉपी लेके आओ तो उस दफ्तर चले जाओ, अब इसकी हमें वेरीफाइड कॉपी चाहिए उस दफ्तर चले जाओ। तो आपने एक काम कराना है उसके लिए 15 दफातर जाना पड़ता है, 15 टाउट्स को जाके पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद वो सारे कागजात इकट्ठे करें फिर ला के कहें। तो किसी एक जगह पे ये बता दें कौन से कागजात चाहिए, किसी जगह पे रख दें ये कागजात कहाँ पे है, और एक ही जगह पे सब सर्विसेज आपको मैसर हो। और बड़ी बात ये उन्होंने कहा कि आप जब अब सिटीज़न आपसे सर्विस लेने आए, ये उसका राइट है कि वो गवर्नमेंट से ये सर्विस हासिल करेगा। उसने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ये उसका राइट है, ये हमने उसको प्रोवाइड करना। अच्छा, अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। इसका मतलब जब वो इस सेंटर पे आते हैं तो उनको एक ट्रैकिंग आईडी दी जाती है, उनसे वादा किया जाता है कि इतने दिनों में ये सर्विस आपको मिल जाएगी। सो ही हैज़ अ राइट टू दिस सर्विस एंड द गवर्नमेंट शुड मेक अ प्रॉमिस कि इतने टाइम में ये सर्विस आपको मिल जाएगी और ये उसकी ट्रैकिंग आईडी, आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। आई फाउंड द आइडिया वेरी इंस्पायरिंग। सो आई केम बैक, चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, उनको मैंने कहा कि हमें इस तरह के सेंटर्स बनाने चाहिए। उन्होंने कहा मैं ये बहुत देर से बनाना चाहता था, लेट्स पिक अप द बॉल ऑन दिस एंड मेक दीज सेंटर्स। तो अभी तक हमने पंजाब में 8 बनाए, हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में एक बन रहा है, उसके बाद उसको फ्रेंचाइज मॉडल में सारे पाकिस्तान में। ठीक है। तो ये अब ये सेंटर जो है 19 गवर्नमेंट सर्विसेज एक जगह पे लेके आते हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस है, टोकन टैक्स है, डोमिसाइल है, बर्थ डेथ सर्टिफिकेट है, इसमें नादरा की सर्विसेज है, नेशनल बैंक की सर्विसेज हैं, इसमें एक्साइज की सर्विसेज हैं, जितनी भी लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट की और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं मेजर, वो सारी एक ही छत के नीचे इन सेंटर्स में। आप वहाँ पे जाते हैं, जाके अपना टोकन लेके अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, किसी टाउट से कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, ज़रूरत नहीं। आप वहाँ जाते हैं, इसलिए आपको एक हमारा एजेंट आपसे मिलता है, तो आपको बताता है आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, वो डॉक्यूमेंट्स आपकी पूरी कराता है। हमारी वेबसाइट पे और मोबाइल ऐप पे भी हर जो एप्लीकेशन है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है उनकी चेकलिस्ट दी हुई है। आप चेकलिस्ट मुकम्मल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, कितनी देर आपको इंतज़ार करना पड़ा, कितनी देर हमारा एजेंट आपसे मिला, उसने आपका सारा डेटा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डाला, उसके बाद वो काम हुआ, आपको ट्रैकिंग आईडी दी जाती है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं और आपको SMS आते रहते हैं कि आपकी जो सर्विस है वो किस हद तक पहुँच गई। ग्रेट। और अभी तक इससे 17 लाख लोग इन सेंटर से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। पहला पिंडी में था, अच्छा, और बहावलपुर में है, साहिवाल में है, सरगोदा में है, मुल्तान में है, लाहौर में है, गुजरांवाला में है, फैसलाबाद में। ये लाहौर में दूसरा है, पहला DC ऑफिस के साथ था, और अब DG खान में एक रह गया, और मुल्तान वाला इनॉग्रेट होने वाला रह गया। ऑल द अदर सेंटर्स आर करंटली वर्किंग एंड अप एंड रनिंग। और बड़े पॉपुलर सिटीजन में यू विल आल्सो सी दिस सेंटर डजंट लुक लाइक अ गवर्नमेंट सेंटर, इट्स आल्सो मेड इन अ वे कि ऐसे लगे जिस तरह आप एक मॉडर्न फैसिलिटी में आए हैं एंड यू कैन वेट फॉर योर टर्न एंड यू विल बी अटेंडेड टू एंड एवरीवन देयर इज हेल्ड अकाउंटेबल। अगर वो हमने जो टाइमलाइंस तय की हुई हैं कि जब आप अप्लाई करते हैं इस चीज़ के लिए, हर चीज़ को 13 हमने स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ, जिस स्टेप में डिले आने लगता है देन दोज पीपल आर हेल्ड अकाउंटेबल एंड दैट इज़ हाउ वी कैन मेक श्योर कि ये आपको आपके वक्त पे सर्विस मिले। यू शुड विजिट दैट सेंटर। वेरी नाइस। मैं अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब जो जिससे बता रहे हैं, यकीनन आप लोगों ने, मेरा इत्तेफाक हुआ है डॉक्टर साहब वो देखने का भी, और हमें ऐसा फील नहीं होता कि हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के किसी सेक्टर में। जो एक आपका इमेज होता है कि आपने ID कार्ड बनाना है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा किसको पैसे देने हैं, कैसे अंदर जाना है, इस तरह की हैसल्स जो आती हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, आप लोगों ने, हम अब पुलिस स्टेशंस देखते हैं, एक्सीलेंट FIR ऑनलाइन होती हैं, तो वो जो आइडिया है उसके बारे में उसमें देखिए, ये बहुत बड़ी कंप्लेंट थी। जैसे हम एक बड़ी कंप्लेंट थी कि एक पटवारी कल्चर है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने ज़मीन की फ़र्द लेनी है तो उसके लिए भी इस मुल्क में रिश्वत देनी पड़ती थी। वो इसलिए क्योंकि पटवारी के बस्ते में सारा लैंड रिकॉर्ड बिल्कुल बंद था, बिल्कुल उसके एक्सेस के लिए आपको उसको रिश्वत देनी पड़ती थी। तो वी डिजिटाइज्ड ऑल ऑफ दैट रिकॉर्ड। अब 5 करोड़ 70 लाख दही अराजी के मालकान का रिकॉर्ड डिजिटाइज हो चुका है पंजाब में, और आप अब हमारे कंप्यूटर सेंटर्स पर जाते हैं और आपको फ़र्द मिल जाती है किसी को रिश्वत दिए बगैर। वहीं पे इंतकाल होता है, वहीं पे फ़र्द मिलती है, वहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़र्द मिलती है। और अब हम उस डेटा को बिल्कुल ओपन करने जा रहे हैं। हम पार्टनर कर रहे हैं नादरा के साथ, उनके 3700 सेंटर्स में भी ये फ़र्द दस्तियाब होगा। ग्रेट। बैंक ऑफ पंजाब से पार्टनर कर रहे हैं और इवेंचुअली मोबाइल ऐप बना रहे हैं जिस पर अपनी आप डेटा डाउनलोड करेंगे, वहीं से प्रिंट करेंगे।
So वी जस्ट ओपनिंग दैट डेटा। आपके अपनी ज़मीन की मलकियत का डॉक्यूमेंट है, वो तो आपको बिल्कुल अवेलेबल होना चाहिए। सारी रूरल इकॉनमी उसी पे चलती है। इस तरह जो थाना कल्चर है, एक और कल्चर था इसको सीएम ने कहा इसको भी ख़त्म कीजिए। जो बड़ा कल्चर है पंजाब में थाना कल्चर, वो ये था कि लोगों की शिकायतें आप थाने में जाते हैं तो एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। एक ये कि आपकी एफआईआर रद्द कर दी जाती है, आपको हालांकि आपका राइट है कि आप पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराएं, लेकिन वो नहीं दर्ज होती रिश्वत दिए बगैर। दूसरा फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन ये कि बोगस एफआईआर दर्ज हो जाती हैं या एफआईआर में तरमीम कर दी जाती है, उसकी ज़मीनियाँ बदल दी जाती हैं एफआईआर दर्ज करने के बाद। सो देयरफॉर वी रोल्ड आउट 2 सिस्टम्स इन पैरेलल। ये आईजी मुश्ताक सुखेरा साहब थे उनके दौर में, उनसे मिल के बड़ी मुश्किल से ये सब मामला हुआ कि हमने 2 सिस्टम्स रोल आउट किए। एक वो कि जिसको हम फ्रंट डेस्क कहते हैं, वहाँ पे हम आईटी का लड़का बैठाते हैं जो कि पुलिस के निज़ाम में से नहीं है, और उसका काम ये है कि जब आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वो आपकी कंप्लेंट दर्ज करता है, ये फैसला किए बगैर कि ये कॉग्निजेबल है ये नॉन कॉग्निजेबल है। तो आपसे ये वादा नहीं करता आपकी एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन आपकी कंप्लेंट एक कंप्यूटर सिस्टम में दर्ज हो जाती है। पुलिस उसी कंप्लेंट को 72 घंटे में या तो एफआईआर में कन्वर्ट करती है या डिस्पोज ऑफ करती है, तो रीज़न रिकॉर्ड करती है कि इसकी एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। कोई बंदा अपॉइंट कर देते हैं। सो जो मुहर्रर है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल नाउ, और थाने का मुहर्रर रिस्पॉन्सिबल है कि 72 घंटे में जो कंप्लेंट आईटी के लड़के ने दर्ज की है ये एफआईआर तो दर्ज होगी, और अगर नहीं होगी तो उसकी रीज़न रिकॉर्ड करेगा। तो पुलिस अब थाना बिकम्स अकाउंटेबल टू देयर ऑफिसर्स। सो एक तो ये सिर्फ को फ्रंट डेस्क सिस्टम कहते हैं। जिस थाने में जाएंगे आप देखिएगा एक फ्रंट डेस्क है जहाँ पे पहले आपकी कंप्लेंट दर्ज की जाती है। उसके पीछे एक पोल कॉम सिस्टम जो पुलिस का बड़ा हमने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, जिसमें एक थाने में 26 रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर 1 एफआईआर, तो एफआईआर भी कंप्यूटराइज है, लेकिन बाकी भी सारे रजिस्टर्स कंप्यूटर्स में हैबिचुअल ऑफेंडर्स को बस्ता बे या रजिस्टर 10 या रजिस्टर 8 कहा जाता है, या सर्वेलेंस रजिस्टर, वो तमाम अब कंप्यूटराइज्ड है। तो अब आप जिस थाने में जाएंगे आप देखेंगे एक फ्रंट डेस्क है, पीछे कंप्यूटराइज एफआईआर सिस्टम, वो कंप्यूटराइज्ड एफआईआर मिलेगी, उसी में ज़िम्मियाँ लिखी जाती हैं, उसी में तफ्तीश की जाती है, उसमें गवाहान की, उसमें मुल्ज़मान का तमाम डेटा उसमें। दूसरा पुलिस में बड़ा काम जो है जो कि विजिबल नहीं है पब्लिक को, लेकिन उससे पुलिस को बहुत फ़ायदा हुआ, वो उनकी इन्वेस्टिगेटिव कैपेबिलिटी। वो इस तरह से कि जितना क्रिमिनल्स का डेटा है, जो तकरीबन इस वक्त 5,73,000 क्रिमिनल्स का डेटा है, वो भी कंप्यूटराइज किया गया। वो पहले किला गुजर सिंह में एक सीआरओ का दफ्तर होता था, वहाँ पे गत्ते के कागज़ पे जो कन्विक्ट होता था पंजाब में उसके 10 निशान लेके उधर रख देते थे, फिर वो कभी इस्तेमाल नहीं हो सकता था, गत्ते पे कागज़ पे निशान लगे हुए। तो हमने वो डिजिटाइज़ किया, कंप्यूटराइज़ किया, और अब वो एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है। ग्रेट। जिसमें जो ही कोई क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट मिलता है वो उससे आके फ़ायदा पे मैच उसके सारी वो, और उसे पता चलता है किसने क्राइम किया। दिन में 10 से 20 लोग वो इस सिस्टम के थ्रू गिरफ्तार करते हैं। अच्छा, इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव सिस्टम। 5,73,000 लोगों का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड है। लेकिन अगर आप किसी थाने में जाएं तो ये भी नोट करेंगे कि वहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस भी है, वहाँ कैमरा भी है, तो वहीं पे आपके फिंगरप्रिंट ले लिए जाएंगे, वहीं पे आपकी तस्वीर देगी आपके खिलाफ एफआईआर मुलजिम है किसी चीज़ में अगर नॉमिनेटेड है, और फिर सारा ये जो निज़ाम है ये अब कंप्यूटराइज, जिसमें तरीक़े वारदात से लोगों को सर्च किया जा सकता है, बायोमेट्रिक से किया जा सकता है, लोकेशन से किया जा सकता है। तो इट्स एन एक्सटेंसिव सिस्टम। आप थाने में जाएंगे तो यू विल सी दिस इन एक्शन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं व्यूअर्स को अपने बताऊं कि ये बेसिकली जो प्रोग्राम है इट्स इन्फॉर्मेशन। बहुत सी चीज़ों का हमारे व्यूअर्स को पता नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, एजुकेशन के हवाले से बहुत बातें की जाती हैं कि एजुकेशन के सिस्टम में बड़ा प्रॉब्लम्स हैं, टीचर्स की अटेंडेंस पूरी नहीं होती, स्कूल्स में टीचर्स नहीं आते, स्कूलों की हालत बड़ी ख़राब है। तो उस हवाले से भी आप लोगों ने कोई एक्टिविटी की है? एक तो आप ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। सो यू नो, इंस्टेड ऑफ मी डिफेंडिंग ऑल पब्लिक सेक्टर स्कूल, लेट मी आल्सो टेल यू दिस कि पंजाब में 53,000 पब्लिक सेक्टर स्कूल है, सरकारी स्कूल, और उन स्कूलों के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है क्वेश्चनेबल रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह से बाय द वे ये है कि ये बहुत सारी सरकारी भर्तियाँ की जाती हैं टीचरों की, ठीक है, इस माशरे में। और अब अगर आप कभी चीफ मिनिस्टर साहब से पूछें, उनसे बाहर से लोग आते हैं तो आगे पूछते हैं कि आपकी 5 बड़ी कामयाबियाँ क्या हैं। तो 5 बड़ी कामयाबी में ये है कि 3,600 मेगावाट उन्होंने 2 साल में बिजली लगा दी, उन्होंने सारे शहरों में मेट्रो बस चला दी, उन्होंने, उनकी बड़ी बड़ी कामयाबी है ना। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मैंने आज तक 1 लाख से ऊपर टीचर मेरिट पे भर्ती की। अच्छा, आप उनको कहें यार इतनी बड़ी बड़ी आपकी कामयाबियाँ हैं, तो ये आप हमेशा साथ बीच में शामिल करते हैं, मेरिट पे भर्ती करना टीचरों को कौन सी बड़ी ऐसी कामयाबी होने मेरिट पे चाहिए। तो कहते हैं ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए सारे सियासी निज़ाम को नाराज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं इस काम के साथ ये नहीं कर सकता कि इसके टीचर्स को मैं सरकारी तौर पे भर्ती करूँ। ठीक है। तो पंजाब में 53,000 स्कूल हैं, 3,25,000 टीचर से ज़्यादा इन स्कूलों में पढ़ाते हैं, और तकरीबन 1,10,00,000 स्टूडेंट्स इन स्कूल्स में पढ़ते हैं। अब ये ओवरनाइट तो बदल नहीं सकता, लेकिन बड़ी जो उसमें हमें कामयाबी आई वो 3 फोल्ड है। एक बड़ी कामयाबी है कि हमने एक निज़ाम सेटअप किया जिसमें 1143 इंस्पेक्टर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर टैबलेट्स लेकर स्कूलों को हर माह विज़िट करते हैं, और उसकी अहाते से GPS के साथ उसकी रिपोर्ट अपलोड करते हैं हमारे सिस्टम पर।
और ये बताते हैं वहाँ पे टीचर मौजूद था, स्टूडेंट था, बिल्डिंग ठीक थी, बिजली आ रही थी, पानी था, सफाई थी नहीं थी। अगर वहाँ पे कोई स्टूडेंट मौजूद नहीं था तो वैसे ही कैप्चर कर लेते हैं, अगर वहाँ पे हेडमास्टर मौजूद नहीं था तो वैसे ही कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है। और ये डेटा हर माह रैंडमली विजिट करके स्कूल से वो हमें बताते हैं। इसके से जो बड़ा फ़ायदा हुआ है वो ये है कि पंजाब में एक भी गो स्कूल नहीं है। 53,000 स्कूल है और एक भी गो स्कूल नहीं है। हर जगह पे ये हर सूबे में मसला है जहाँ पे स्कूल जो है वो बने हैं कागज़ों में लेकिन वैसे एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन इन दिस केस पंजाब में एक भी गो स्कूल नहीं है क्योंकि ये इस तरह इंस्पेक्ट होते हैं। और ये जो डेटा आता है इसको कोई देखे बगैर, एक वेबसाइट है open.punjab.gov.pk, open.punjab.gov.pk, इस पे जाइए तो वो जितनी रिपोर्ट्स वो भेज रहे हैं वो सारी रियल टाइम में वहाँ पे पब्लिश हो रही है। ठीक है। GPS कोऑर्डिनेट्स गलत हो रही हैं, वहाँ स्टूडेंट मौजूद था नहीं था, सफाई थी नहीं थी, वैसे का वैसे जूँगा तो वो उसमें डाल देते हैं। हर 3 महीने बाद चीफ मिनिस्टर साहब बैठ के इसको खुद देखते हैं, खुद रिव्यू करते हैं, उसके बेस पे फैसले होते हैं कि कहाँ फंडिंग कम है, कहाँ ज़्यादा करनी है, कौन सही काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। But this system is then used as a first line of data for the government's own scrutiny. दूसरा कि हमने लोगों के लिए ये डेटा पब्लिक कर दिया। तीसरा ये कि हमने जो असातिज़ा हैं उनको सबको ट्रैक करते हैं कि कहाँ पे पोस्ट है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका क्या ग्रेड है। और तीसरा जो बड़ी कामयाबी जो रिसेंट है उसमें यह कि हमने हर स्कूल का एक टैबलेट ख़रीद के दिया और उनको इस दफ़ा कहा कि आपने स्कूल में इनरोलमेंट बच्चों की कंप्यूटराइज करी। इसका मतलब ये है कि होता ये था कि गवर्नमेंट एक टारगेट देती है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इनरोलमेंट का, आप 11 मिलियन स्टूडेंट्स इनरोल कर लेते हैं, 6 माह के बाद आप कहते हैं जी वो तो 9 मिलियन स्टूडेंट्स रह गए, तो वो ड्रॉप आउट हो गई या आपने बोगस एंट्रीज की ताकि सरकारी नंबर पूरे हो जाएं। इसका किसी के पास कोई वेरीफाइबल डेटा नहीं था, किसी सूबे के पास नहीं है। तो हमने कहा कि आप अपने टैबलेट्स के ऊपर आप बच्चों को इनरोल करेंगे, उसमें वालदैन में से किसी एक का शिनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे, वो रियल टाइम में नादरा से वेरीफाई होता है और फिर बच्चा इनरोल होता है। शुरू में 3 लाख ऐसे बच्चों का डेटा डाला गया जिनके नादरा से वेरीफाई नहीं हुए शिनाख्ती कार्ड, तो वी सेड वी नॉट एंटरटेनिंग दिस डेटा एट ऑल। अब 11 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो, अच्छा ग्रेट, एक स्टूडेंट ट्रैक होता है अपने वालदैन के शिनाख्ती कार्ड नंबर से और मोबाइल नंबर से। और पंजाब में ना कोई गोस्ट स्कूल है, ना कोई गोस्ट टीचर है, ना कोई गोस्ट स्टूडेंट है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है। ऐसे सिस्टम है दुनिया के बड़े स्कूल सिस्टम में से एक है जहाँ 53,000 स्कूल हैं, 3,25,000 टीचर हैं, 11 मिलियन। आई थिंक दैट्स अ बिग अकम्पलिशमेंट, बड़ी अचीवमेंट है। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल्स के हवाले से, चूँकि हॉस्पिटल की भी कहते हैं हालत काफ़ी नाकिस है, एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज़ हैं, एमरजेंसीज़ के हालात बहुत ख़राब हैं, तो उस हवाले से भी कुछ आप लोग भी कर रहे थे, उनके डॉक्टर्स के जो उनका प्रोफाइल है, उनका सिस्टम है, उस हवाले से कुछ बताइए। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा जो हेल्थ का प्रॉब्लम है बेसिकली पॉपुलेशन का प्रॉब्लम। ठीक है। जितने भी आप अस्पताल बना लें, पॉपुलेशन की ग्रोथ इस तरह से है कि इतने रिसोर्सेज ही नहीं कि उसको कोप किया जा सके, इतने डॉक्टर्स ही नहीं, इतने अस्पताल ही नहीं, इतनी मेडिसिन ही नहीं कि वो कोप किया जा सके। कई लाख लोग सरकारी अस्पतालों को रोज़ विज़िट करते हैं। तो इसका जो हल है वो ये है कि बजाय इसके कि सारा लोड बड़े अस्पतालों में, बड़े शहरों में आए, जो हमारे तहसील अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, इसको THQ DHQ कहा जाता है, जो बेसिक हेल्थ यूनिट हैं जो कि गाँव में होता है, रूरल हेल्थ सेंटर है जो 2-3 बेड्स का छोटा अस्पताल गाँव में होता है, इनको बेहतर बनाया जाए। ठीक है। तो पिछले 2 साल में हमने बहुत मेहनत की है कि जो छोटे अस्पताल हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और DHQ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो इनको डिजिटाइज़ किया जाए और इनको बेहतर बनाया जाए। एक तो यहाँ पे अब तमाम डॉक्टरों की हाज़िरी बायोमेट्रिक से लगती है। हर रोज़ तकरीबन 60,000 लोग पंजाब भर में, 7,000 मेडिकल ऑफिसर्स इन दीज हॉस्पिटल्स अपनी रोज़ हाज़िरी लगाते हैं। इसकी वजह से 53% से बढ़ के उनकी हाज़िरी 87% हो गई है पंजाब में, जस्ट बिकॉज वी पुट दैट सिस्टम इन। अब मेडिसिन इन छोटे अस्पतालों की सेंट्रली 13.5 अरब की एक हमारे सिस्टम के तहत प्रोक्योर होती है, अस्पतालों में मुहैया की जाती है, वहाँ इन्वेंट्री सिस्टम में डाली जाती है। जब 70% इस्तेमाल होती है, खुद नया परचेज ऑर्डर चला जाता है और मेडिसिन डिलीवर होती है। तो वहाँ पे दवाई की अवेलेबिलिटी बेहतर की है, डॉक्टर की मौजूदगी बेहतर की है। और बड़ा सवाल अब ये था कि क्या हम कोई कंप्यूटराइज्ड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम डाल सकते हैं। हमने बहुत स्ट्रगल किया कि किस तरह डाला है, तो वहाँ पे लोग ट्रेन भी नहीं है, वहाँ पे पेशेंट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये पता चला कि इसको कंप्यूटराइज करना भी अस्पताल को इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह से अस्पताल को मैनेज करते हैं, जो पेशेंट फ्लो को मैनेज किया जाता है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। फिर भी साइन एन MOU विद द इंडस हॉस्पिटल जो कराची में, वो बहुत अच्छा एक पेपरलेस सिस्टम चलाता है। हमने फिर उनको रीच आउट किया, उनसे MOU किया, उन्होंने हमें अपना सिस्टम दिखाया, हमारे सिस्टम को बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की, हम उनके बहुत मशकूर हैं।
और अब पंजाब में जो THQs और DHQs उसमें आप देखिएगा कि इंडस अस्पताल का एक रेप्लिका बनाने की कोशिश करें। आप वहाँ जाएँ, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, वाइटल्स होते हैं, वहाँ पे ट्रायज होता है, आप अपनी स्क्रीन्स लगी हैं, अपनी बारी का OPD में इंतज़ार करते हैं, डॉक्टर बुलाता है, आपका नुस्खा कंप्यूटर पे लिखा जाता है, उसी नुस्खे को स्कैन करके आपको मेडिसिन मिल जाती है। तो अब कहीं भी ऐसा पिलफरेज या लूप होल नहीं है जिसकी वजह से आप इग्नोर हो सके। सो देयरफॉर एज अ पेशेंट आई थिंक यू आर टेंडेड टू इन दिस इंटायर सिस्टम। आप THQ कामोकी चले जाएँ, आप DHQ नारोवाल चले जाएँ, आप किसी छोटे अस्पताल में डॉक्टर ये तो आपको टेंजेबल ये तो आप बता रहे हैं कि ये जो सिस्टम में से जिसने गुजरना है, अब चूँकि वो आपकी लाइन नहीं है जिसको मैंने आगाज़ में बात की है शुरू में कि हॉस्पिटल्स के जो इमरजेंसीज़ के मसाइल हैं, बेड्स के मसाइल हैं, अब आप नहीं समझते कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा फोकस होना है? ऑफ कोर्स, लेकिन देखिए एक तो कहा ये कि जो जब आपके जो फिल्टर सिस्टम है BHU, RHC, THQ, DHQ, जब ये कुछ लोड उठा लेगा हेल्थ केयर सिस्टम का, तो बड़े अस्पतालों के ऊपर लोड कम हो जाएगा। इशू लोड का है, इशू ये है कि हमारी अगर मेयो अस्पताल में इमरजेंसी है, उसके बेड पर अगर एक से ज़्यादा लोग हैं, इस वजह से है कि जितने भी उसमें रिसोर्सेज डाले जाएं, जो पेशेंट्स उनकी तादाद उससे ज़्यादा है। सो एक तो ये कि जो बाकी हेल्थ का सिस्टम है जो बैठ गया हुआ था, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये लोड, सो आप अगर अपने करीबी तहसील डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चले जाएँ तो इधर बेहतरी है। दूसरी कि अब इन अस्पतालों में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, हर अस्पताल को एक्सटेंड किया जा रहा है, नए उसमें ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं, नई इमरजेंसीज बनाई जा रही हैं, CT स्कैन मशीनें रखी जा रही हैं, MRI मशीन रखी जा रही हैं, उसकी जो बहुत सारे फंक्शंस आउटसोर्स किए जा रहे हैं ताकि उसमें जो पिलफरेज है, ख़राबी है, ख़त्म की जाए, और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। बिल्कुल है। डॉक्टर साहब, आप चूँकि पॉलिटिकली आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, डिफरेंट लोगों की तरफ से भी होता है, चूँकि अब आपने KP के गवर्नमेंट और बलूचिस्तान को भी और सिंध को भी कुछ सर्विसेज दी, ये आपने पर्सनल कैपेसिटी पे किया था कि आपको कोई इंस्ट्रक्शंस की ऐसे करने? नहीं, मुझे तो जी मियाँ साहब की और इमरान खान साहब की तो बनती नहीं है। देखिए, इस मुल्क में सियासी गुफ्तगू होती रहती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये बताऊँ कि हर कोई चाहता है कि इस मुल्क का बना। राइट। जब मुझे पहली बार मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं IG बने KPK में, नासिर दुरानी साहब, यहाँ पर एडिशनल IG थे, जी हाँ, स्पेशल ब्रांच के। तो स्पेशल ब्रांच का काम सर्वेलेंस है, इंटेलिजेंस है, लेकिन वो बहुत ही प्रिमिटिव सा काम करते हैं। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा इसको बेहतर करते हैं, तो मैंने साल उनके साथ काम किया और उनके जो इंटेलिजेंस सर्वेलेंस का सिस्टम था उसको बहुत बेहतर बनाया। तो उसके बाद जब वो KP चले गए तो मजाकिया करते कि मैं अगवा करवा लूँगा पर KP चले गए तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें ये सिस्टम्स इधर भी चाहिए। तो फिर मैं CM के पास, अच्छा डॉक्टर साहब आपकी हरकतें अगवा करने वाली है माशाल्लाह। फिर मैं CM के पास, पॉजिटिव सेंस फिर मैं CM के पास गया, उनको मैंने कहा जी ये इस तरह नाजिर दुरानी साहब ने, उनका यार देखो जो होता है तुमसे, डोंट चार्ज एनीथिंग, डोंट मेक अ फस आउट ऑफ इट, राइट, जस्ट गो आउट ऑन अ लिम एंड हेल्प एवरीवन आउट। ग्रेट, हमने किया हुआ है, हमारा क्या जाता है, जस्ट मेक इट हैपन। तो हमने KP के शुरू के पुलिस के सिस्टम्स बना के दिए, उसके बाद फिर उनका हेल्थ डिपार्टमेंट में जो ये मॉनिटर है, वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग का काम है, हवासी टीकों का, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोलियो बहुत ज़्यादा है KP के में, वो सारा डिजिटाइज किया। ये भी उन्होंने शीट भी भिजवाई है मुझे उनके EPI के डायरेक्टर ने। अभी रिसेंटली फिर उनके काउंटर टैरिज्म डिपार्टमेंट की में फॉर्मल रिक्वेस्ट आई हुई है कि हमारे पास इधर जो CT रिलेटेड काम है, बहुत एक्सटेंसिव एक सिस्टम है, उसको वहाँ पर एप्लीकेट किया जाए। इसी तरह हमने सिंध के अंदर पुलिस को ऑटोमेट किया, उनके चीफ साहब ने दफ्तर तशरीफ लाए, उन्होंने कहा हमने हेल्प दें। गिलगित बल्तिस्तान में हमारे सिस्टम चल रहे हैं, बलूचिस्तान में हमारे सिस्टम चल रहे हैं, बजाज जम्मू कश्मीर में चलने शुरू होंगे। हज का पाकिस्तान का जितना सिस्टम है, आपने देखा होगा कि हज का सिस्टम पाकिस्तान का बिल्कुल ब्रेकडाउन कर गया था किसी एक टाइम, जी हाँ, जिसमें लोग जेल गए और हाजियों को बहुत मुश्किलात और बहुत हाजियों के लिए। और अब पिछले 2 साल से देखिए कितना अच्छा चल रहा है, उसको सारा सिस्टम कंप्यूटराइज है, फ्रॉम द टाइम दैट यू अप्लाई बैलेट, आपकी फ़्लाइट की रिजर्वेशन, आपकी अकोमोडेशन, आपके वहाँ पे लॉजिस्टिक्स, तमाम सिस्टम एक कंप्यूटराइज सिस्टम के ऊपर चलता है। तो इतना बेहतर हुआ ईयर ऑन ईयर। मेरी टीम अब वहाँ जाती है हज की टीम के साथ और सारा सिस्टम ऑर्गेनाइज करती है कि वहाँ नाइजीरियन गवर्नमेंट जो कि बहुत बड़ा हज कंटिजेंट लेके आती है, उन्होंने कहा कि आपने कैसे एक ही साल में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आए। तो उन्होंने कहा जी ये पंजाब IT बोर्ड ने मैं करके दिया। तो फिर नाइजीरियन हज कमीशन, नाइकॉन उसका नाम, उन्होंने मैं ख़त लिखा कि हमारी मदद कर दें। तो नाइजीरिया का भी यही, नाइजीरिया में अपने यही सिस्टम उनको बना के, वेरी नाइस। इस तरह दुबई पुलिस को ये सिस्टम्स बना के दिए जो हम इस्तेमाल करें, वो और भी ज़्यादा एडवांस्ड हैं, उनको और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए। तो अब हम दुबई पुलिस की मदद, और वो सारा आप लोगों की तरफ से, तो वी एक्चुअली असिस्टिंग देम इन मेनी थिंग्स, बट दीस आर क्वाइट हाई टेक, मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें। वेरी नाइस। तो दुबई पुलिस को मदद कर रहे हैं हमने नाइजीरिया का हज कमीशन को सिस्टम्स बना के दिए हैं, अब नेपाल में काम कर रहे हैं, इजिप्ट में कर रहे हैं,
कजाकिस्तान में कर रहे हैं, ततारिस्तान में। इस सिस्टम के लॉन्च होने के बाद आप बहुत सारी उधर से अबाउट 7 कंट्रीज, अच्छा, ऑल द great. प्रोविंसेस, द Great. फेडरल गवर्नमेंट, आवरसेल्व्स, ये कोई Excellent. 300-400 प्रोजेक्ट्स हैं। आई Excellent. ऑलवेज पॉइंट टू दिस। सो हमने ये किया कि हमने पिछले 5 साल के जो बड़े हमारे प्रोजेक्ट्स ज़बरदस्त, हैं उनको हमने फिर अब डॉक्यूमेंट भी कर लिया Very इन nice. बुकलेट कॉलर डिजिटल पंजाब। ज़बरदस्त। तो ये आपके लिए इसके Sir, अंदर thank you उनका very much. इम्पैक्ट भी हमने सारा इसी तरह डॉक्यूमेंट किया कि सिस्टम से बन के उनका फ़र्क क्या पड़ा। वेरी तो नाइस। ये वो सब इम्पैक्ट है, ये वेब पे भी अवेलेबल है। अगर आप PAT बुकलेट के नाम से गूगल करें तो इसका आपको वेब वर्जन ज़बरदस्त। और ये आई थिंक कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है ताकि लोगों को मैक्सिमम पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। डॉक्टर साहब, मेरा एक लास्ट सवाल ये होगा यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि आप की अगर हम लाइफ देखते हैं माशाल्लाह आपने बहुत ही कम उम्री में अल्लाह ताला ने आपको बहुत एजाज़ात से नवाजा। अब बहुत से नौजवान हमारे जो बैचलर्स, मास्टर्स, कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं, जॉब्स का बड़ा मसला है। उस हवाले से कुछ आप बिल्कुल बताएं, कुछ हो रहा है, कुछ होगा? जो कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे नहीं है, क्योंकि उन जितनी जॉब्स हैं और जितनी बड़ी मार्केट है उतने हमारे पास सर वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़, ही नहीं है। अब यूनिवर्सिटीज़ का भी अपना लम्स का स्टूडेंट होगा ऑफ कोर्स। अब बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन लेट मी सब्सटेंशिएट व्हाट यू सेड। वो ये है कि पाकिस्तान में 2.5 लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हर साल प्रोड्यूस होते हैं, क्वार्टर ऑफ अ मिलियन। जो जॉब मार्केट है पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर कंबाइन होती है 50,000 लोगों की है। तो हर साल 16 साल की एजुकेशन लेने के बाद 2 लाख लोग तकरीबन बेरोजगार हो जाते हैं या अंडर एम्प्लॉयड होते हैं। इसमें IT वाले निस्बतन बेहतर होंगे, लेकिन किसी ने कॉमर्स पढ़ा है या किसी ने फाइन आर्ट्स पढ़ा है या इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उनकी जॉब्स और भी कम है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। और जो प्रोजेक्ट्स आप बता रहे हैं जो हो गए हैं उसके लिए आपको मुबारकबाद। जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर उमर सैफ हमारे साथ थे। आप लोगों ने डॉक्टर उमर सैफ साहब की गुफ्तगू सुनी और मैं अगेन वही बात करूँगा, इट्स नॉट अ प्रोजेक्शन, इट्स इन्फॉर्मेशन। और हमारे नाज़रीन तक हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं कि पंजाब में जो काम हो रहा है और जिस खूबसूरती के साथ हो रहा है, और यकीनन डॉक्टर उमर सैफ जैसे लोग जो पाकिस्तान का आइकन हैं, ग्रेस ऑफ पाकिस्तान है, ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तवातुर के साथ और जिस खूबसूरती के साथ डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको इसमें कामयाबी अता फरमाए। अपने मेज़बान फरहान खान को 2 पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने एतबार की सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।